गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप ऑल आर यू फाइन। कल हमने इंडियन पॉलिटिकल साइंस का कुछ टॉपिक पढ़ा था, जिसके बारे में हमने भारतीय राजनीतिक विज्ञान के बारे में जाना था कि भाई संविधान किस प्रकार, हमारा जो संविधान बनने की प्रक्रिया थी वो कैसे चली हुई थी। आज फिर से एक बार करते हैं और आगे भी करेंगे। देखो, हमने कल सबसे पहले पढ़ा था कि इंडियन पॉलिटिकल साइंस में, भारतीय राजनीतिक विज्ञान में, स्टेट हम बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है राजनीति में। ऐसे तो हम बोल देते हैं स्टेट किसी, जैसे हरियाणा को, राजस्थान को, है ना, लेकिन राजनीति विज्ञान में हम इसको स्टेट नहीं बोलेंगे, इसको हम प्रांत बोलते हैं। और स्टेट होता है जिसका अपना एरिया हो, यानी कि बाउंड्री होती है, एक क्षेत्र होता है, पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या हो, सरकार हो और संप्रभुता हो। संप्रभुता का मतलब होता है जिस पर कोई भी बाहरी शक्ति का दबाव न हो, वो अपने खुद के डिसीजन खुद से ले सके, उसको राज्य बोलेंगे। यानी कि 4 चीज़ें होनी जरूरी है एक राज्य बनने के लिए: क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान किसको कहते हैं हम। संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जहाँ पर उन नियमों और कानूनों को लिखा जाता है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी देश की सरकार काम करती है। तो देखो, यह एक ऐसा दस्तावेज है जहाँ पर नागरिकों के कुछ अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं और उसी समय पर सरकार की शक्तियों के बारे में बताया जाता है। यानी कि नागरिकों को कौन से अधिकार मिलेंगे और सरकार की पावर्स क्या है उनके बारे में बताया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। फिर आगे आता है संविधान का जो इवैल्यूएशन है, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, वो कैसे हुआ। सबसे पहले इंग्लैंड के शासक थे किंग जॉन, उसने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे 1215 में, सबसे पहले विश्व में, और उन अधिकारों को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। और जो मैग्ना कार्टा शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया और इसका अर्थ होता है चार्टर ऑफ लिबर्टी। तो भारत में भी जो संविधान है, उस संविधान के भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको भी हम इसी रीजन से मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में जो किंग जॉन ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे, उनको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो इसीलिए भारत के संविधान में हमको, यानी कि भारत के नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनको भी मैग्ना कार्टा बोलते हैं। फिर आता है भारत का संविधान किस प्रकार हुआ, कैसे प्रक्रिया चली, या क्या प्रोसेस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन का। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने क्या किया था? संविधान बनाने की मांग रखी थी। फिर उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी संविधान की मांग की अंग्रेजों से, क्योंकि उस टाइम में अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी सरकार चलती होती थी, और हम इन लोगों को पता था कि जब तक देश में एक संविधान नहीं होगा, उसके बिना हम कैसे सरकार करेंगे, कैसे सरकार बनाएंगे, और वो सरकार किस प्रकार काम करेगी, और हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करना सफल नहीं हो सकता। तो इसीलिए किसी भी देश के शासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत होती है। फिर 1928 में संविधान निर्माण के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति बनाई गई। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी ये नेहरू समिति। फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा, जो कि भारत में साम्यवाद के जनक माने जाते हैं। फिर देखो, हर एक जो भी देश होता है उसमें वहाँ की इकोनॉमी किसी न किसी प्रकार की होती है। जैसे यूएसए में देखते हैं, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है? कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी है, यानी कि वहाँ पर जो भी उत्पादन के साधन हैं उन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। व्यक्ति अपने खुद के प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकता है, और मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग कितना भी प्रोडक्शन कर सकता है। फिर आता है सोशलिस्ट, यानी कि रसिया में जो इकोनॉमी है वो किस टाइप की है? समाजवादी, यानी कि सोशलिस्ट। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर जो उत्पादन के साधन हैं, सरकार लोगों की भलाई के लिए बताती है कि कितना उत्पादन करना है, किस चीज़ का करना है। यानी कि जो प्रोडक्शन होता है गुड्स का, उस पर कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। फिर है चाइना में जो गवर्नमेंट है वो कैसी है? कम्युनिस्ट है। यानी कि इसी सोशलिस्ट का हाईएस्ट रूप उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट। और हमारे इंडिया में कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का मिक्सअप है। फिर देखो आगे 1935 में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के सामने पहली बार संविधान बनाने की मांग को रखा था।
1935 में जो कांग्रेस सरकार थी उसने ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांग रखी थी कि हमारे संविधान को बढ़ाया जाए। फिर 1940 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग को अगस्त प्रस्ताव में, कौन सा प्रस्ताव था जिसमें ब्रिटिश सरकार ने हमारे संविधान की मांग को स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया था। फिर 1942 में देखो, 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था, ताकि वो देखें भारत में किस प्रकार संविधान बनाना है, कैसे बनाएगा, वहाँ के हालात कैसे हैं। यह प्रस्ताव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। और गांधी जी ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो दल आया था, उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था उसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था, ठीक है, उन्होंने, यानी कि सबने उसको ठुकरा दिया था। फिर है 1946 में क्या बनाया? कैबिनेट मिशन बना था। अंत में 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री ब्रिटिश सरकार के थे। एक तो थे सर पेंथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष था, दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर, तीसरे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पर वो पीछे क्रिप्स मिशन बना था ना, एक वही मंत्री थे। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन पर आधारित होनी चाहिए। इन्होंने क्या बताया कि भारत की जो संविधान सभा बनेगी, जो संविधान का निर्माण करेगी, वो कैबिनेट मिशन का जो इन्होंने जो प्लान बनाया था उसी पर आधारित होनी चाहिए। फिर है संविधान सभा का निर्माण। देखो आगे संविधान सभा का निर्माण कैसे चला। संविधान सभा के सदस्य ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों से अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने गए, जो कि 100 लाख में से एक चुना गया, ठीक है। कितने में से चुना गया था? 100 लाख में से एक बंदा चुना गया था। फिर देशी रियासतों के सदस्य वहाँ के राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते थे। सभा में कुल सदस्य 389, यानी कि जो संविधान सभा बनी थी संविधान बनाने के लिए, उसमें टोटल कितने सदस्य थे? 389 होते थे, उनमें से चुने जाते थे, ठीक है। संविधान सभा के टोटल कितने सदस्य थे? 389। अब देखो 15 अगस्त 1947 के पहले कितने होते थे और बाद में कितने होते, क्योंकि कुछ एक हिस्सा फिर भारत का, हिंदुस्तान का पाकिस्तान बन गया था, तो कुछ सदस्य वहाँ से पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ भारत में रहे थे। फिर देखो बिफोर इंडिपेंडेंस संविधान सभा में कितने सदस्य थे? प्रांतों से तो चुने जाते थे 296 सदस्य टोटल, ठीक है। 292 प्रांतों से और 4 इसमें क्या होते थे? ब्रिटिश कमिश्नरी के सदस्य होते थे, तो टोटल कितने हो गए? 296। और देसी रजवाड़े होते थे, यानी कि रियासतें होती थी, उनसे 93 सदस्य, तो टोटल कितने होते थे उसमें संविधान सभा में सदस्य? 389। लेकिन आज़ादी के बाद हमारी जो पार्टिसिपेशन हो गया था, भारत अलग और पाकिस्तान अलग हो गया था, उसके बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रहे थे? टोटल 299। ये क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में आज़ादी के बाद कितने सदस्य थे? 299। आज़ादी से पहले टोटल कितने सदस्य थे? 389, ठीक है। अब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की टाइम पे बैठकें होती थी, तो 3 बैठकें मेन हैं उनकी जो हुई थी। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। फिर देखो ये सब ओड नंबर है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को, 3 बैठक हुई थी। तो देखो फर्स्ट बैठक में क्या हुआ था? प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, जो कि संविधान सभा के वरिष्ठतम, यानी कि एज में सबसे सीनियर व्यक्ति होते थे। और ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में भी उस टाइम पे ऐसे ही होता था, सबसे जो सीनियर है, जो एज में सबसे बड़ा है, उसी को अध्यक्ष बना दिया जाता था। पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, यानी कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर देखो दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कब हुई थी दूसरी बैठक? पहली 9 दिसंबर 1940 को, दूसरी 11 दिसंबर 1940 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था, यानी कि स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसमें तो एक बार काम चलाने के लिए अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, लेकिन सेकंड टाइम पे स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? एच.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार कौन था? B.N. राव, ठीक है, जो कि नियुक्त किया गया था। फिर तीसरी बैठक हुई थी, देखो पहली 9 दिसंबर 1940, फिर 11 दिसंबर 1940, फिर 13 दिसंबर 1940 को। कौन सी बैठक हुई थी? तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 1 अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22
जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। देखो तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, यानी कि हमारा जो संविधान का मोटा मोटा फॉर्मेट सा तैयार किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, यानी कि हमारा संविधान लागू होने के 2 दिन पहले उसकी अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950। लेकिन जो क्वेश्चन में मेन पूछते हैं वो ये 3 ही पूछते हैं, पहली बैठक कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई। पहले में कौन चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरी में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरी में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिससे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, फिर देखो इस बैठक में, जो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 दिसंबर 1950 को, फिर क्या हुआ था, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। फिर संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। पहला हस्ताक्षर था पंडित जवाहरलाल नेहरू का और आखिरी हस्ताक्षर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और जिस दिन हमारा संविधान यानी कि बना था, तैयार हुआ था बन के 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जिस दिन उस दिन क्या थे, पूरे इंडिया में सिर्फ 15 आर्टिकल लागू किए गए थे, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपना लिया गया था, उस दिन 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, यानी कि कम्प्लीटली हमारा जो संविधान था वो कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, उस दिन कितने अनुच्छेद थे हमारे संविधान में, कितनी प्रस्तावना थी ये देखेंगे। तो उस टाइम पे एक प्रस्तावना होती थी, ठीक है, उस टाइम पे कितनी प्रस्तावना थी, 26 जनवरी 1950 के दिन एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी। और आज के दिन भी देखो प्रस्तावना तो एक ही है, अनुच्छेद बढ़ते बढ़ते कितने हो गए, 465 के लगभग हो चुके हैं, भाग 22 ही है, लेकिन उनके सब पार्ट डिवाइड करके 25 के अराउंड है। और जो हमारी शेड्यूल है, अनुसूचियाँ हैं, वो आज के दिन 12 हो चुकी हैं। फिर आता संविधान बनाने में कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष लगे थे, पूरे 11 महीने और 18 दिन, यानी कि हमारा संविधान बनने में टोटल कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान निर्माण के इसमें कितने स्तर बैठे थे, यानी कि कितनी बैठकें हुई थी टोटल, मेन तो 11 थी और एक और थी, तो टोटल कितनी होती हैं, 12 बैठकें होती हैं, ठीक है। और हमारे संविधान के निर्माण में उस टाइम पे कितना धन खर्च किया गया था, तो 64 लाख रुपए। देखो आज के टाइम में तो थोड़ा थोड़ा काम करने में गवर्नमेंट के एम्प्लॉय करोड़ों रुपए लगा देते हैं, और उस टाइम में एक इतना बड़े देश का संविधान तैयार करना, उसमें 64 लाख रुपए से उन्होंने तैयार कर दिया था। फिर देखो आगे अलग अलग कुछ कमेटियाँ आती हैं, समितियाँ आती हैं, जो कि काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पुट भी होते हैं यहाँ से। सबसे पहले आती प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्ट कमेटी। प्रारूप समिति कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 को। इसमें टोटल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था और 6 अन्य सदस्य थे। जो अध्यक्ष था उसका क्या नाम था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का पिता भी इन्हीं को बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बोलते हैं हम, भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है इनको आधुनिक मनु भी बोला जाता है डॉक्टर अंबेडकर को, ठीक है। और अंबेडकर की कुछ पुस्तकें भी हैं फेमस, हिंदू धर्म की पहेलियाँ जो कि 1940 में आई थी, फिर थॉट्स ऑन पाकिस्तान। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूल संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन आज़ादी के बाद बम्बई से चुने गए। फिर आगे कुछ अलग हैं, देखो कुछ विविध टाइप की बातें आती हैं। भारत का राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को, यानी कि 15 अगस्त को हम झंडा लहराते हैं, तो उससे पहले 15 अगस्त से पहले 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय झंडा अपना लिया था। फिर झंडे में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, नेवी ब्लू होता है। और हमारे झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2, ठीक है, कितना है, 3:2। फिर आगे आता है राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी
1950 को अपनाया गया था। और हमारे राष्ट्रगान को किसने लिखा था? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। फिर कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको पहली बार गाया गया था। कब? 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। फिर 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने की बात की गई थी। 1905 में 5 के लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के फैसले को इसमें रद्द कर दिया गया था। किसमें? जो दिल्ली दरबार लगा था ना, उसी में लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का फैसला लिया था और इसमें उसको रद्द कर दिया गया था 1911 में। फिर राष्ट्रगान गाने का ऑफिशियल टाइम कितना होता है? 52 सेकंड, और शॉर्ट में देखें तो 20 सेकंड। फिर देखो आगे आता है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी को हमें गाना होता है, तो 24 जनवरी 1950 को अपना लिया था हमने। और किसने लिखा था ये? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने। और ये जो हमारा राष्ट्रगीत है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के एक उपन्यास है, नोवेल है आनंद मठ, उससे लिया गया है। और पहली बार इसे 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसके गाने का ऑफिशियल टाइम क्या है? 1 मिनट 5 सेकंड। ठीक है। फिर राष्ट्रपति को हमने कब चुना? 24 जनवरी 1950 को हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया और उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उनको शपथ किसने दिलवाई थी? एच.जे. कानिया। ठीक है। कौन शपथ दिलाता है? एच.जे. कानिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन कोर्ट। फिर राष्ट्रीय प्रतीक हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो क्या है? यूपी के सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और इसमें कुछ जानवरों के सिंबल हैं। वो जानवर कौन कौन से हैं? एक तो है इसमें हाथी है, घोड़ा है, शेर है, सांड है। सांड मतलब बैल। और ये जो अशोक स्तंभ है, इसमें सत्यमेव जयते में देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है किस लिपि में? देवनागरी में। और ये कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? सक्ष्मवंत है। राजा कनिष्क ने शुरू किया था 78 AD में। और जॉर्जियन कैलेंडर को हम क्या बोलते हैं? हमारा इंटरनेशनल कैलेंडर है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था राष्ट्रीय पंचांग। और प्रथम दिन इसमें होता है 22 मार्च। राष्ट्रीय पंचांग जिनके अकॉर्डिंग हमारे जो महीनों का सिस्टम होता है ना, चैत जेठ साढ़ ऐसे मेजर करते हैं हम, वो वाला। तो इसमें 22 मार्च को हमारा फर्स्ट डे होता है। चैत का जो होता है महीना, वो पहला महीना होता है। और इसी प्रकार लास्ट मंथ को क्या बोलते हैं? फाल्गुन। ठीक है। राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? बाघ। फिर राष्ट्रीय पक्षी आता है मोर। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।